हेलो 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 हेलो। चलिए, आइए पढ़ते हैं। देखिए, क्लास जितना था ना, ये जो शिकारी ये जो बैच चल रहा है उसमें सब सारा क्लास डेली बेसिस तक अपलोड हो चुका है। आप देखे थे, क्लास आप लिए थे ना रतन, आपका क्लास उसमें छूटा हुआ है। आप इसी बैच में आइए, आप यकीन मानिए, जितना हम बैच करा रहे हैं ना उन सभी बैचों में ये एक ऐसा बैच है जिसमें काफी शांति से पढ़ाई होता है। और शांति से जो पढ़ाई होता है इसका सबसे बड़ा देन है कि आप लोग इसमें अच्छे से बैठते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, चुपचाप रहते हैं, सब कुछ ठीक है इसीलिए। और बाद बाकी बैच में थोड़ा सा हल्ला होता है। तो ये शिकारी बैच है और इसमें जितना भी अभी पीछे क्लास हो गया ना सारा क्लास अपलोड है आपका। एक भी ऐसा क्लास नहीं है जो छूटा है। और आज जैसे क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा फिर से अपलोड हो जाएगा। और सोमवार से क्लास लाइव होगा, एकदम सेम टाइम पे क्लास सोमवार से क्या होगा, आपका लाइव होगा। तो पहले सारा क्लास एक बार शिफ्ट कर दिए, अब सोमवार से आपको लाइव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 बजेगा ऑटोमेटिक क्लास क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, ठीक ना। आइए पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास ज्योग्राफी का है। ये किसका क्लास है, ज्योग्राफी का ये क्लास है। और ज्योग्राफी का ये दूसरा क्लास है, चौथा चैप्टर का। तो कुछ सवाल पीछे जो पढ़ा दिए वहां से पूछते हैं, आप बताइएगा। चलिए बताइए, सिंधु जो नदी जल समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था जी, 1960। और इस समझौता में भारत सिंधु नदी का कितना पानी पिएगा, 20% ना पानी पिएगा। अब बाकी का जो 80% पानी है वो कौन देश पिएगा, पाकिस्तान पिएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, जो सिंधु नदी है किस झील से निकलती है जी, मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील के कहां से निकलती है, सिंगी खम्मान से। मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान से। ये बात आपको हम बता दिए थे। ये भी आपको बताए थे हम उसी में, भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से बहती है। कहां से बहती है, लद्दाख से। लेकिन हम उसमें लंबाई नहीं बताए थे, उस नदी का लंबाई नहीं बताए थे। लेकिन उसमें एक बात जरूर बताए थे कि सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। बताए थे कि नहीं बताए थे, ये भी बात हम बताए थे कि सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिराती है। चलिए ठीक है, कुछ और सवाल बताइए। बताइएगा, नदी जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं। और दो नदियां जहां आपस में मिल जाती है उसे संगम या प्रयाग, संगम या प्रयाग कहते हैं। और बताइएगा, नदियां जहां अपना जल गिराती है उसे क्या कहते हैं, मुहाना। नदियां अपना जहां जल गिराती है उसे मुहाना, मुहाना समझते हैं ना, जहां समुद्र में पानी अपना नदियां गिराती है। दो क्वेश्चन और बताइए। बताइए, ऐसी नदियां जो अपने साथ कचरा बहवाते हुए लेके जाती है और मुहे पे यानी कि मुहाने पे जमा कर देती है, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा। और एक क्वेश्चन और बताइए, ऐसी नदियां जो कचरा तो बहवाते हुए लेके जाती है लेकिन उस कचरे को सीधे समुद्र में गिरा देती है, उसे एस्चुरी। यानी सारा क्वेश्चन जितना हम कल बताए थे आपको याद है। देखिए एक बात हम आपको बताएं, हम भी पिछला 1 साल से बहुत लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपसे भी बेहतर पढ़ने वाले स्टूडेंट आएंगे और हमसे भी अच्छे पढ़ाने वाले टीचर आएंगे। मार्केट में ये बात है कि नहीं है, ये बात एकदम से ठीक है। लेकिन अब तक हम जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाए हैं उनमें सब में जो है ना, आप लोग काफी यूनिक है। आप लोग किसी भी चीज को एक बार में समझ जाते हैं और उसको अगले क्लास में जब पूछते हैं तो इस चीज को बताते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा आप में आदत है, तो इस आदत को बरकरार रखिएगा। बाकी आइए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग उसमें लगाए होंगे हम, एक हेडिंग उसमें बोले होंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदी लगाइए। हेडिंग क्या बोले हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। मेन बात है, आप लोग का दिमाग अभी पूरा फ्रेश है। आपने कभी भी सिलेबस को नहीं देखा, नहीं पढ़ा है, इसीलिए जितना डेप्थ हम देना चाहते हैं उतना डेप्थ आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। सिंधु की सहायक नदियां, आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सहायक नदी किसे कहते हैं, कल बताए थे लेकिन लिखवाए नहीं थे। सहायक नदियां उन नदियों को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी नदी बह रही है, उसी में छोटी नदी आकर क्या हो गई, मिल गई।
उसी को ही क्या कहते हैं, सहायक नदी। समझ रहे हैं ना जी, कोई बड़ी नदी बह रही है उसी में बगल से कोनो छोटी नदी आके क्या हो गई, मिल गई, उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। समझ गए। तो सहायक नदी, सिंधु की बहुत सारी नदियां सहायक है, जैसे चेनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। तो ये जितनी भी हम नदी का भी नाम लिए हैं, सब का सब इस सिंधु का क्या है, सहायक नदी है। अब कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसका लोकेशन क्या है, इस बात को लिखवा देते हैं। लेकिन एक बात थोड़ा ऊपर लिख दीजिएगा, ये छूट रहा है क्वेश्चन, लिखिएगा सिंधु नदी का लंबाई 2880 किलोमीटर है। ऊपर लिखिएगा, ऊपर, इस बात को थोड़ा ऊपर एक उसमें ऐड कर लीजिएगा। सिंधु नदी का लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी का लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितना है, 2880। चलिए, ये भारत है, आप भारत को देखें, ये कहाँ का मैप है भारत का, ये भारत है। और भारत में अगर बात करें, सिंधु नदी बहती है कहाँ पे और कैसे बहती है, 2880 बोले हैं जी, 2880। देखिए यहाँ पे है मानसरोवर झील, यहाँ पे कौन सा झील है, मानसरोवर झील है। और यहीं से क्या करती है, ये नदी ऐसे बहते बहते आती है और पाकिस्तान में बहती है, पूरा पाकिस्तान बहते हुए अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। इस बात को बताए थे कि नहीं बताए थे, इस बात को हम कल के क्लास में बता दिए थे कि यहाँ पे है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के सिंगी खमान से निकलती है और 2880 किलोमीटर बहते हुए ये नदियां अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। इतना आप इस बात से संतुष्ट हैं। चलिए, तो ये जो सिंधु नदी है, इस नदियां में और भी बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। जैसे एक नदी की बात करें, अगर सबसे पहले सीक्वेंस में इस चीज को पढ़ा देते हैं, एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा हमको, इस चीज को हम सीक्वेंस में ही पढ़ा देते हैं सही रहेगा। आप शुद्ध एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इस चीज को मान लीजिएगा, कुछ भी नहीं छूट रहा है। और यकीन नहीं है तो बगल में एनसीईआरटी किताब रखें, उसको देख सकते हैं। किताब का है जी एनसीईआरटी में, हाँ 46 को, नया स्टूडेंट आ गई, नाम सुन के भाग जाएगा। चलिए, आइए सबसे पहले झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। तो ये सिंधु जो नदी है ना, सिंधु जो नदी है, इसमें एक नदी जाकर मिलती है जिसका नाम है झेलम। नाम क्या है, झेलम। और झेलम नदी कश्मीर के जो है ना, बेरीनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है। ये देखिए जम्मू कश्मीर है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको तब और समझ में आएगा। चलिए समझिए इसी पे, ये आपका भारत हो जाएगा। और यहाँ से जानते हैं, यहाँ से झेलम नदी निकलती है, और इससे निकलती है झेलम नदी और जाके मिल जाती है सिंधु में। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से। जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से हम लिखाएंगे सारा बात। वहां पे जम्मू कश्मीर में एक झील है बैरीनाग, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुते झील है, डल झील, बुल्लर झील, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो वहां पे एक झील है बैरीनाग झील, और वहीं से क्या होती है, झेलम नदी निकलती है। तो झेलम नदी के बारे में अब हम आपको क्या कर रहे हैं, लिखा रहे हैं। आप सहायक नदियों में स्टार मार के लिखिएगा, और किस फॉर्मेट में लिखना है आपको हम बता देते हैं। आप सीधे क्या कीजिएगा, यहाँ पे स्टार मारिएगा बगल में नीचे, और यहाँ पे लिखिएगा झेलम नदी। झेलम नदी, इससे जितना मिलता जुलता इतिहास है सारा हम बात बताएंगे। झेलम नदी, झेलम नदी ऐसे लिख दीजिए, और ऐसे क्या कीजिएगा, एरो बना दीजिएगा, और यहाँ पे लिखना शुरू कीजिएगा बोलेंगे तो। चलिए लिखिएगा, यह जम्मू कश्मीर के, यह जम्मू कश्मीर के, यह जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग लिखने का, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग, बेरीनाग, बेरीनाग झील लिख लीजिए। यह जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से निकलती है, बेरीनाग झील से निकलती है, और
बुल्लर झील होते हुए और बुल्लर बुल्लर और बुल्लर झील होते हुए बुल्लर बोले हैं, बुल्लर एक झील है, दिखाएं क्या उस झील को, और बुल्लर झील होते हुए जाकर सिंधु में पाकिस्तान में मिल जाती है। और बुल्लर झील होते हुए जाकर सिंधु में पाकिस्तान में मिल जाती है। सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। बुल्लर झील होते हुए या बहते हुए जाकर सिंधु में पाकिस्तान में मिल जाती है। यानी ये जो नदी है, जो झेलम नदी है, ये नदी जाकर पाकिस्तान में मिलती है किस नदी से? सिंधु से। तो ये जानते हैं झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी से और भी दो चार को हम बात आपको अच्छा अच्छा क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए झेलम नदी जो है ना, झेलम जो नदी है, इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है और उस शहर का नाम जानते हैं क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुने हैं आप? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का नाम सुने होंगे। तो श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर जो शहर है श्रीनगर, वो इसी नदी के किनारे है। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के ही किनारे है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के ही किनारे है और ये इतना खूबसूरत जगह है ना, यहाँ पे कभी जाइएगा घूमने, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर बहुत खूबसूरत है। मान लीजिए कि कोई ऐसा गांव हो, उसी के गांव से एक नदी बह रहा हो और उसी नदी में जो है ना सेब वगैरह भी दौड़ते हुए बह रहा हो, कितना अजीब लगेगा, कितना खूबसूरत। अजीब तो नहीं लगेगा, खूबसूरत लगेगा। जानते हैं जो नदियां बहती है उसके किनारे सेब वगैरह सारा पेड़ वगैरह लगा रहता है। अब पका हुआ फल हमेशा पौधा छोड़ ही देता है। जो फल पक जाता है उसको देखिएगा वो गिर जाएगा। गिर जाता है कि ना गिर जाता है? तो होता क्या है, नदियों के किनारे इतना सेवों का पेड़ पौधा है कि सारा उसमें से गिरते रहता है और उसी नदी में से बहते रहता है। समझ गए कि नहीं? तो बहुत सारे लोग वहां बर्तन धोने जाता है, बर्तन मांजने वाला धोने जाता है ना, तो आते आते तो है कि वो लोग उठा लेता है। ऐसे भी होता है, जैसे अपने अमरूद देखते हैं कोई पूछता है नहीं ना, वैसे ही वहां पे सेव है। समझ गए? तो श्रीनगर जो है ना, इस नगर का स्थापना अगर पूछिएगा किसने किया था, तो नगर का स्थापना अशोक किए थे। लेकिन इस नगर को बसाया गया झेलम नदी के किनारे पे। किस नदी के किनारे बसाया गया है? झेलम नदी के किनारे पे। समझ गए ना? और इस शहर का स्थापना कौन किए थे? अशोक। राजा अशोक का नाम सुने हैं ना? आपको जब पढ़ाएंगे मौर्य वंश के बारे में तो अशोक के बारे में बताएंगे। काफी खतरनाक राजा थे राजा अशोक। तो लिखिएगा स्टार मार के, स्टार मार के लिखिएगा, उसके नीचे स्टार मार के लिखिए। इस नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। इस नदी के किनारे श्रीनगर बसा है जिसकी स्थापना अशोक ने की थी। इस नदी के किनारे श्रीनगर बसा है जिसकी स्थापना अशोक ने की थी। मौर्य वंश के थे शासक ये अशोक। जिसकी स्थापना किसने की है? अशोक ने की है। जिसकी स्थापना अशोक ने की है। बस इतना ही बात आपको याद रखना है और ज्यादा बात याद नहीं रखना है। तो क्या जो झेलम के बारे में बताएं, पूछ ले एक बार, बता दीजिएगा। बताइए, बताइएगा झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और झेलम कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से निकलती है। देखिए बेरीनाग के अस्तित्व में एक शेषनाग झील है, तो शेषनाग बेरीनाग एक ही चीज है, हम केवल बेरीनाग लिखवाए हैं और यही इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? तो बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग झील हिमाचल प्रदेश में है कि जम्मू कश्मीर में है? जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु नदी में ये नदियां कहाँ जाके मिलती है? भारत में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ना मिलती है। ठीक है, बताइए श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे, ये तो दिख रहा है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। और श्रीनगर का स्थापना किसने किया है? अशोक ने किए हैं। सम्राट अशोक, सम्राट मतलब राजा होता है। समझ गए? चलिए आइए अब दूसरा स्टार मारिए, चेनाब। चेनाब जो नदी है ये भी सहायक नदी है। स्टार मार के लिखिए चेनाब। और चेनाब के बारे में फिर आपको क्या करते हैं, बताते हैं। चिनाब इसका शुद्ध होता है चिनाब। चेनाब भी लिख सकते हैं, चिनाब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जो ने बनाए थे उसको घुमा दीजिए इसे। चिनाब नदी। आइए चिनाब नदी के बारे में बताते हैं।
देखिए चिनाब जो नदी है, ये भी नदी जो है ना सिंधु की सहायक नदी है। ये भी नदी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। और ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा बताए थे, आपको याद होगा, शराब वाला ट्रिक याद है? शराब, तो ब से हो जाता है बारालाचा। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से ये निकलती है। चेनाब नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। और जानते हैं ये तो नदियां जाके मिलेगी ही, उसमें जाके मिल जाती है सिंधु में, ठीक है, लेकिन इस नदी पे ना दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है। और फोटो दिखाते हैं आपको, लगभग 180 के समथिंग में मीटर ऊंचाई है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज अगर पूछिएगा ना, रेलवे ब्रिज किस नदी पे है, तो वो भारत में है और चेनाब नदी पे है। तो दिखा रहे हैं आपको, चेनाब ब्रिज को समझिएगा। चेनाब रिवर, चेनाब ब्रिज, देखिए ये सर्च बार में भी है, चेनाब ब्रिज। दुनिया का मतलब सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। वहां पे जब ट्रेन जाता है ना, यात्री लोग नीचे देखता है, हालत खराब हो जाता है उनका। काफी ज्यादा हाइट पे है। और वो चेनाब ही नदी पे है। किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। नदी है चेनाब, सिंगल लाइन है। इस तस्वीर को देखिए आप, और देखिए कितना हाइट है इसका। थोड़ा सर्च कीजिएगा जी, कितना दिखा रहा है अभी। चेनाब ब्रिज का, चेनाब रेलवे ब्रिज का ऊंचाई कितना दिखा रहा है, देखिएगा थोड़ा। यही चेनाब ब्रिज है, और इसके बीच में कोई पिलर नहीं है। एक पिलर इधर है और एक इधर है, और इसी के ऊपर से ट्रेन होकर जाती है। समझ गए ना? और काफी खतरनाक ये है। और मतलब यहाँ पे जब जैसे कि खिड़की की तरफ से झांकने में तो नीचे दिखाई देता है, और पूरा नीचे खाई दिखाई देता है। लगता है कि ट्रेन है उसमें उलट जाएगा, और उल्टेगा तो बचने का चांस है। लेकिन इंजीनियर का दिमाग कहिए, ऐसा क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। कितना मीटर दिखा है? फीट की मीटर? मीटर दिखा रहा है। 1178 फीट है। बताइए, 359 मीटर, बहुत ज्यादा हाइट ना हो गया। समझ गए? तो ये नदी जो बह रही है, इधर देख रही है ना, ये जो पानी निकल रहा है, ये कौन सी नदी का है? चेनाब नदी का है। तो चेनाब जो ब्रिज है, चेनाब रेलवे जो ब्रिज है, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट मतलब की रेलवे ब्रिज है। मतलब बहुत ऊंचाई पे है। इतना ऊंचाई का टक्कर देने वाला चाइना के पास भी नहीं है। लेकिन चाइना इसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है, चाइना भी बना रहा है। देखिए चाइना का एक पॉलिसी बड़ी खतरनाक है। वो चाहता है ना, कोई भी रिकॉर्ड या प्रथम वाला कार्य हो वह उसी देश का हो। तो जब बहुत रिकॉर्ड है चाइना के पास, इस बात को लोहा पिटवा दिया है पूरे विश्व में चाइना ने। लेकिन भारत भी इस बात को दिखा रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट है। समझ गए ना? चलिए, कितना बोले हैं? 359 मीटर। याद रखिएगा इस बात को, इसको लिखा भी देते हैं। तो लिखिएगा इसमें, चेनाब वाले में इसमें लिखिएगा। देखिए यह नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। और यह नदियाँ हिमाचल प्रदेश में दो भागों में बढ़ जाती है। और यह नदियाँ हिमाचल प्रदेश में दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे चंद्रा और भागा चंद्रा और भागा नदियों के नाम से जानते हैं। जिसे चंद्रा और भागा नदियों के नाम से जानते हैं। चंद्रा और भागा नदियों के नाम से जानते हैं। चंद्रा और भागा क्या किस नाम से जानते हैं जी? चंद्रा और भागा नदियों के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? चलिए ठीक है। और एक नीचे उसके लिख लीजिएगा, स्टार मार के नीचे लिखिएगा। देखिए
अब हम देख के नहीं बोलते हैं, हम अंदाजे आता जाता है शब्द बोल देते हैं। ये थोड़ा लिंक करवाइए, बोलिए क्या बोले हैं, बोलिएगा, थोड़ा 2 लाइन बोलिएगा। हाँ, देखिए यह नदियां हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में बहते हुए 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा नदियों के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चेनाब जो नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, उसे क्या क्या नाम से जानते हैं? चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा। चलिए इस बात को भी लिखा देते हैं, चंद्रा और भागा। अगर नहीं लिख पाए तो बोलिए, हम फिर से बोल देंगे। हो गया ना, ठीक है। इस बात को भी लिखा देते हैं, लिखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर है, जिसका ऊंचाई कितना है? 359 मीटर, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। बस इतना काफी है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। चलिए आगे आप लिखिए स्टार मार के, रावी नदी। आगे क्या मारना है? रावी नदी। आगे आप हेडिंग मार दीजिए, रावी नदी। ठीक ना? चलिए रावी नदी के बारे में आइए बताते हैं। रावी नदी आप स्टार मारिए और लिखिए रावी नदी। आप नाम कभी सुने होंगे जरूर रावी नदी का, सुने हैं नाम? ठीक है, तो रावी नदी भी सिंधु की क्या है? सहायक है। हम सबसे पहले ऊपर ही हेडिंग लगा दिए थे कि सिंधु की, देखिए जितना हम नदी बता रहे हैं सब का सब सिंधु का क्या है? सहायक है। कल को कोई ऐसे भी सवाल पूछेगा, बताइए चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक है। क्या वहां से भाग जाइएगा कोई पूछेगा तो? बता सकते कि नहीं बता सकते हैं? तो चेनाब जो है सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। चेनाब ही नहीं, झेलम भी सिंधु की सहायक नदी है, रावी भी सिंधु की सहायक नदी है। समझ गए? तो रावी के बारे में हम आपको बता रहे थे। देखिए रावी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है कुल्लू। कुल्लू जो है ना, वो सेब के लिए बड़ी फेमस है। अगर हम आपको थोड़ा सा कुल्लू शहर के बारे में दिखाएं, देखिएगा, कुल्लू को समझिए थोड़ा। हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू का पहाड़ी है वो सेब के लिए बड़ी फेमस है। किसके लिए फेमस है जी? सेब के लिए जाना जाता है। कौन चंबा? देखिए सेब के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, कुल्लू हो गया। हम लोग की तरफ बहुत ज्यादा यही वाला सेब आता है, जो थर्ड क्लासिया होता है। ब्रांडेड भी आता है, लेकिन एक तो ऐसा सेब आता है जिसके ऊपर फोम लगा रहता है, स्टिकर भी साटा हुआ आता है सेब। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू बड़ी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है ये शहर। और ये शहर जो है सेब के लिए ही फेमस है। देखिए कह रहा है हिमाचल का कुल्लू जो है इस साल 1,78,000 पौधे सेबों का डिमांड है। अपने यहाँ मौसम में सेब नहीं ना होता है, क्योंकि अपने यहाँ का मौसम जो है गर्मी ठंडी दोनों है, और वहां पे चाहिए ज्यादातर मौसम ठंडा ही। भिंडी लौकी हो जाता है, सही बोल रहे हैं। हाँ,
देख लीजिए यही है सेव। और ये सेव के लिए क्या है प्रसिद्ध है, ये जो शहर है सेव के लिए प्रसिद्ध है। और इसी हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू की जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से रावी नदी निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी। और ये रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, समझ गए ना। तो ये रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, कल को अगर कोई सवाल पूछेगा कुल्लू की पहाड़ी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? सेव के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू का जो है ना शहर सेव के लिए ही प्रसिद्ध है, समझ गए। और सेव का पेड़ ऐसा ही होता है, ये हाइब्रिड सेव का पौधा है, इतना भी छोटा नहीं होता है, ये हाइब्रिड है। जैसे हम लोग हाइब्रिड का मतलब सब्जियों में हाइब्रिड देखे होंगे, आमों में भी देखे होंगे, इसमें भी हाइब्रिड आता है। सेव का और भी बड़ा बड़ा पौधा होता है, लेकिन ये हाइब्रिड पौधा है। देख रहे हैं ना कितना छोटे पे कितना फर है, कितना सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा फर जाता है। तो सब हाइब्रिड का कमाल है, समझ रहे हैं कि ना। लिखिए लिखिए, स्टार मार्क लिखिए, रावी में लिखिएगा। यह नदी, लिखिए यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के या कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रा से निकलती है। कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रा, कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रा से निकलती है, निकलती है। बस हो गया, निकलती है, बात खत्म हो गया। और उसी के नीचे एक बात लिख दीजिएगा, सेव वाला बात लिख दीजिएगा। लिखिएगा कुल्लू की पहाड़ी, स्टार मार के लिख दीजिए नीचे, कुल्लू की पहाड़ी सेब के लिए फेम प्रसिद्ध है। कुल्लू की पहाड़ी सेब के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको कोई सवाल पूछेगा कुल्लू की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए प्रसिद्ध है। सेब के बागान में जाइबो कीजिए, कितना खाइएगा, आधा किलो सेब आपसे ना सधेगा। अगर मान लीजिए कि आपको ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया गया, मान लीजिए कि हम अजय को ले गए वहां पे छोड़ दिए, कौ गो सेब खा करिएगा? 3-4 गो, 4 गो खींच दीजिएगा। चलिए बहुत तेज। हाँ, ऐसे भी ना है कि महाराज 2 गो 2 गो खिला दीजिए। आप सुनिए, लड़की लोग अगर खूब सेव ज्यादा से ज्यादा खा सकती, कौ गो खा सकती हैं लो जी? हैं? आप लोग सेव खाइबे नहीं करते हैं? हे भगवान, दूसरा गोला से आए हो खा जी। अरे ये लोग खाती हैं लोग, ठीक है ना, ये लोग बस यहीं पे नहीं, झूठ बोल रही है लोग। सेव लोग खाइबे नहीं करते हैं। आप खाते जी नम्रता? ठीक करते, सेव तो खाना चाहिए, इसमें तो विटामिन विटामिन मिलता है, कोनो खराब चीज थोड़े है, चाउमीन बर्गर थोड़े है, ये तो खाना चाहिए। खैर जो लोग सेव नहीं खाता वो चाउमीन खाता है। सेव वगैरह ये सब चीज खाना चाहिए, इसमें पोटेशियम ज्यादा मिलता है। हार्ट अटैक अगर कोई मरीज है ना उसको सेव खिलाया जाता है, जो हार्ट का मरीज होता है उसको सेव खिलाया जाता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम पाया जाता है। और पोटेशियम हार्ट के मरीजों के लिए काफी मतलब आवश्यक होता है। दवा भी तो पोटेशियम में देता है सब डॉक्टर वगैरह, समझ गए। तो लिखिए, उसमें लिखे हैं ना जी, क्या लिखे हैं? ठीक है, कुल्लू की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए। चलिए अगला स्टार मारिए, एक और नदी के बारे में लिखिए, ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी एक नाम सुने होंगे ब्यास नदी के बारे में। हाँ तो लिखिए ब्यास नदी, ब्यास नदी। ब्यास नदी आप हेडिंग लगा लीजिए, ब्यास नदी हो गया। देखिए ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ना ब्यास कुंड से ही निकलती है। ये सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि कोई भी, सबको पता है 10 रुपये वाले बिस्कुट 10 रुपये में मिलता है। जैसे ही पूछेगा ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास कुंड में ही एक ब्यास शब्द छुपा हुआ है, तो ये पूछ पाएगा? ये कभी नहीं पूछेगा। तो ब्यास नदी जो है ना ये हिमाचल प्रदेश के ही ब्यास कुंड से निकलती है। एक वहां पे कुंड है, उसी में से निकलती है। तो लिखिएगा स्टार मार के, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है। और आगे चलकर, और आगे चलकर उसी में हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है। और आगे चलकर सतलज नदी में, आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है।
उस मिलन बिंदु को हरिके बैराज कहते हैं। उस मिलन बिंदु को आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है और उस मिलन बिंदु को हरिके बैराज हम लिख देते हैं। हरिके बैराज यहां से सवाल पूछता है, दरोगा जैसे पेपर यहां से बड़ी उठाता है सवाल। हरिके बैराज कहते हैं। उस मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? हरिके बैराज कहते हैं। उस मिलन बिंदु को हरिके बैराज कहते हैं। चलिए ठीक है, हरिके बैराज समझ गए ना। हरिके बैराज के बारे में अभी हम छेड़ेंगे थोड़ा सा आगे, जब परियोजना बताएंगे इसी चैप्टर में। हरिके बैराज से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान की जीवन रेखा है, क्योंकि राजस्थान पूरा एकदम रेगिस्तान है। आपको दिखाए थे ना जी, पूरा एकदम बालुए बालू है, लगभग राजस्थान बालुए बालू है। तो उसी बालू से होकर एक नदी, एक नहर बहती है, और वो नहर मिट्टी में नहीं बहती है। उस नहर को बहवाने के लिए ना ढाला गया है, पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीका से ढाला गया है। अभी देखिए अपने बिहार में भी एक योजना चला है, उस योजना के तहत नहरों को ढाला जा रहा है। देख रहे हैं ना, हमारे तरफ के नहरों को ढाल दिया गया, खूब बढ़िया आरसीसी हो गया है। तो राजस्थान का जो इंदिरा गांधी नहर है ना, वो पूरा आरसीसी फुल है, समझ गए ना, उसी के ऊपर से पानी बहती है। और वो इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है। सतलज नदी और रावी नदी जहां, सॉरी ब्यास नदी, सतलज और ब्यास नदी जहां आपस में मिलती है ना, वहीं से वो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हम आपको आगे बताएंगे। अगर मैप में अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर दें तो आप समझिएगा। देखिए यहां से एक सतलज नदी बहती है, अभी सतलज के बारे में ही बताने वाले। मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकलती है और इसे जाके सतलज बहती है। ठीक है, तो सतलज नदियां जो है ना, सतलज नदियों में आके मिल जाती है यहाँ पे, इसे पंजाब में मिल जाती है। यही नदियां है आपका ब्यास, और इसे आती है अब पंजाब में मिल जाती है। अब पंजाब में सतलज में जब ब्यास नदी मिलती है, बी से ब्यास, एस से सतलज, और जहां पे ब्यास में मिलती है उसको कहा जाता है हरिके बैराज। और यहीं से एक नहर बहती है जिसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। तो आगे के क्लास में इसको थोड़ा सा पूरा डेप्थ बताएंगे, यहाँ पे बस ऐसे ही दिखा दिए हम आपको। ठीक है, हेडिंग मारिए अगला, सतलज नदी। सतलज नदी, हेडिंग नहीं, सॉरी स्टार लगाना है, हेडिंग नहीं लगाना है, स्टार लगा दीजिए। सतलज नदी, स्टार क्या लगा देना है? सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी, आप स्टार लगा दीजिएगा। देखिए सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी ये निकलती है मानसरोवर झील के बगल में। एक जानते हैं, एक है आपका राकसताल झील। कौन है? राकसताल झील। आपको मानसरोवर झील उस दिन दिखाए थे ना जी, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील की अगर हम थोड़ा सा फोटो दिखाएं आपको, उस दिन डाउनलोड किए थे, हमको याद है। उड़ गया है का जी? अच्छा रुकिए, निकालते हैं। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, देखिए यही है मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के बगल से एक एक झील है छोटा सा, वहां पे राकसताल झील। और वहीं से क्या होती है, निकलती है। समझ रहे हैं ना? इस फोटो को देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब देखने के बाद लगता है यहाँ चले जाना चाहिए एक बार। और जीवन में तो एक बार मतलब घूमना ही चाहिए। लेकिन हम लोग बिहार के हैं, हम लोग खाने पीने पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। कपड़ा नया खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, जमीन घर द्वार वीआईपी बनवा लेंगे, लेकिन घूमने पे हम लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं। बात सही है कि नहीं है? यूरोप के लोग जानते हैं क्या करते हैं? घूमने पे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। अपने यहाँ बिहार में ऐसी ऐसी लड़की है जो आज तक ट्रेन पे नहीं चढ़ी है। इस बात को मानते हैं कि ना? तो ये क्या है, घूमती अगर अगर इधर उधर मान लीजिए घूमने में जाती, चाहे जाते हैं तो ट्रेन पे कहीं ना कहीं चढ़वे करती। इसमें कोई है जो ट्रेन पे नहीं चढ़ा है?
ट्रेन पे चढ़िए जी। आप चढ़े हैं? आप चढ़े हैं? आप? तब ठीक है, स्थिति इस बेस में ठीक है। पीछे रतन को क्या कर नहीं चढ़ेगा ट्रेन पे जी? कहाँ से कहाँ चढ़ के गए थे? भाटपर से कहाँ? थावे से सिवान। अरे चलिए, एक ऊपर चढ़े हैं ना, ठीक है। गधा का जन्म छुड़ा लिए हैं। तो ये मानसरोवर झील है, और यहीं के बगलवा में एक और छोटा सा झील है जिसको कहा जाता है राकसताल झील। क्या कहा जाता है? राकसताल झील। और उसी राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी। कौन निकलती है? सतलज नदी। लिखिएगा स्टार मार के उसमें, सतलज में लिखिए, लिखिएगा यह नदी मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती है। यह नदी मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती है। यह नदी मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती है। मानसरोवर झील के राकसताल लिखे हैं यहाँ पे, देखिए ना, राकसताल। मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती है। राकसताल से निकलती है। और सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में, और सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए, प्रवेश करते हुए सिपकिला, बताए तो थे जी, शराब वाला ट्रिक याद ना है का? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए हिमाचल प्रदेश में, पहले बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए, ऐसे नहीं बोले जी। हाँ, तो एक ही बार से हिमाचल प्रदेश का वहां पे मेंशन करना है। प्रवेश करते हुए जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। प्रवेश करते हुए जाकर पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। किस नदी में? सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिल जाती है, समझ गए ना? सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 1050, लिख लीजिए। इस नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितना है? 1050। चलिए, एक बात जान लीजिए, जितनी भी नदियां निकल रही थी ना, वो सारा नदियां सिंधु में मिल रही थी जाके, फाइनली सिंधु में ना मिल रही थी। एक बताए हैं ब्यास नदी के बारे में, ब्यास नदी जाकर सतलज में मिल रही थी, ऐसा बताएं कि नहीं बताएं? तो वहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए उसको बता दिए कि उस सतलज में जाके मिल रही है। लेकिन सबका सब नदियां फाइनली जाकर सिंधु में ही मिलती है, क्योंकि सिंधु बड़ी नदी है, ये सब छोटी छोटी नदियां है। आप इसी को देखिए ना, ये बहुत बड़ी नदी थोड़े ना है। चेनाब जो बड़, ये बहुत बड़ी नदी है जी, ये तो बड़ी नदी ना है, छोटी ना नदी है। तो ये नदियां फाइनली जाकर मिल रही थी सिंधु में। लेकिन सिंधु में एक जगह है मिठान कोट, जैसे भोरे जगह है कि ना गोपालगंज का, गोपालगंज का एक भोरे जगह है ना, वैसे ही पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट। मिठान कोट में समस्त नदियां जाकर मिलती है सिंधु में। किस जगह पे? मिठान कोट में। इस बात को भी लिख लीजिएगा थोड़ा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा सिंधु आपका कंप्लीट। लिखिएगा पाकिस्तान के मिठान कोट में, उसी में स्टार मार के नीचे, पाकिस्तान के मिठान कोट में समस्त नदियां, पाकिस्तान के मिठान कोट में समस्त नदियां सिंधु में मिलती है। पाकिस्तान के मिठान कोट एक शहर है वहां का। पाकिस्तान के मिठान कोट में समस्त नदियां सिंधु में मिलती है। समस्त नदियां सिंधु में मिलती है। चलिए, अब हम आपको सिंधु कंप्लीटली बता दिए, ठीक है। अब आपको बताएंगे गंगा नदी के बारे में। अब किसके बारे में बताएंगे? गंगा नदी के बारे में बताएंगे। सिंधु नदी में किसी को दिक्कत है जी? तो अगर बात करें, हम झेलम की बात करें, चिनाब की बात करें, रावी की बात करें, ब्यास की बात करें, सतलज की बात करें, ये जो 5-6 नदियां है, ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ऐसे भी तो पूछ सकता, नहीं झेलम ना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब है। तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए।
इस बात को लिख लीजिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, चेनाब, चेनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, ठीक है। चलिए अब सुनिए, अब जानते हैं, अब हेडिंग लगाइए। हेडिंग मतलब बीच में अभी लिखना है। हेडिंग लगाइए, गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी अपवाह तंत्र, हेडिंग लगाना है गंगा। अपने यहाँ लोग पहले बचपन में ना, हम बचपन नहीं मतलब कि पहले थोड़ा सा, से 15-20 साल पहले चले जाइए। 15-20 साल पहले लोग नाम रखता था एकदम पुरान पुरान, गंगा, फुलवा, चमेली, इस टाइप का नाम पहले लोग लड़की सबका नाम रखता था। समझ गए कि नहीं समझ गए? गंगा, फुलवा, चमेली। लिखिएगा गंगा नदी, गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, ये आप हेडिंग लगा लीजिए, समझ गए। और गंगा नदी को आप दिखाते हैं पहले गंगा नदी है कैसे, उसके बाद उसके बारे में पूरा जड़ तक बताएंगे। गंगा नदी को आप लोग देखे हैं? पटना कभी गए हैं? अच्छा, बनारस में भी आप गए हैं तो फिर देख लिए होंगे गंगा नदी को। प्रयागराज भी गए होंगे तो देखेंगे। इलाहाबाद, बक्सर में देखे हैं, ठीक है। गंगा नदी, पटना वाला देख रहे हैं, ये तो प्रयाग, ये वाला प्रयागराज का है, ये वाला फोटो जो दिख रहा है इसमें। हरिद्वार का देखिए, डिस्कवर द गंगा, हरिद्वार। पटना में जाकर गंगा नदी जानते हैं थोड़ा सा गंदा हो जाता है। रीजन क्या है कि हम लोग उस स्तर से एजुकेटेड नहीं है। जितना शिविर का पानी है ना, शिविर मतलब जिसमें शहर के लोगों का मल मूत्र जिसमें बह रहा है, नाला जो होता है बड़ा बड़ा नाला, उसको शिविर बोलते हैं। उस शिविर का जो पानी है ना, फाइनली जाकर गंगा में मिल जाता है, समझ गए ना। इसीलिए वहां गंगा का पानी अशुद्ध माना गया है। आप देखेंगे गंगा जल को शुद्ध माना जाता है, इस बात को कोई नहीं टाल सकता है, कोई नहीं काट सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पटना से गंगा जल भर के नहीं लाता होगा। बनारस से भर के ला सकता है, प्रयागराज से ला सकता है। आज तक सुने हैं कि कोई पटना से गंगा नदी भर के लाया हो? आ? अब जो भी है, आज अब कहाँ से लाया जाता हमको उतना आइडिया ना है, लेकिन पटना से नहीं आता, इतना आप मान के चलिए। हाँ? और हम जैसे किताबों में आपको आगे बताएंगे, जब आर्य आए थे भारत में ना, तो आर्य जो है गंगा नदी को पार ही नहीं कर पाए थे। तो उन लोगों ने कहा कि गंगा नदी अशुद्ध है, इसलिए हम लोग पार नहीं कर पा रहे हैं। और उस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शुद्ध आर्य अपने आप को मान रहे थे, समझ गए ना। अलग अलग यहाँ मार्केट में फैलाया गया अफवाह इसको लेके, लेकिन सच्चाई क्या अब ऋषि मुनि जानते होंगे, ठीक है। तो इस समझिए गंगा नदी और हरिद्वार का, कहाँ का है जी? हरिद्वार, उत्तराखंड हरिद्वार में है। और यहाँ पे इतना सारा मंदिर है ना, देखिए बहुते मंदिर है, काफी खूबसूरत है। तो यही गंगा नदी है। और गंगा नदी की बात करें, उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड में बहती है, बिहार में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, और फाइनली जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है। और बांग्लादेश के बाद से अपना जल गिरा देती कहाँ जी? बंगाल की खाड़ी में। तो आप देखिए गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, एक मैप पे पहले देख लीजिए। और गंगा नदी निकलती है कैसे, उसका उद्गम वगैरह सब कुछ बताएंगे। गंगा जो नदी बहती है उसके पहले वो गंगा थोड़ी होती है, उसके पहले उसमें 5-7 गो नदी मिलती है, तब जाकर वो बहती है आगे। ये देखिए भारत है। देखिए उत्तराखंड के जो है ना, गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, और ऐसे बहते बहते आती है उत्तर प्रदेश में, पूरा ऐसे बहती है। और बिहार में बहते हुए जो है ना, झारखंड के ऊपर से सट के निकलती है, और सीधे आकर यहाँ एक नदी इधर से बहते हुए आती है।
ब्रह्मपुत्रा उसी में मिल जाती है। तो बांग्लादेश के बीचों बीच में ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी आपस में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। गंगा के बाद इसी का नंबर है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। और ये जो गया है ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, गंगा। ठीक है ना? तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा आपस में मिल जाती है, और जब मिलती है ना उसके बाद इन नदियों को मेघना के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, दो गो नदियां जब यहाँ पे मिल गई है तो फाइनली तो एक ही ना नदी बना। इसके बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियां जब आपस में मिलकर मेघना के नाम से अपना जल गिराती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ये जो समुद्र का हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और इधर का जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है अरब सागर। इतना तो आप समझते हैं, ठीक है? तो अब आइए क्या करते हैं, गंगा को समझते हैं धीरे से, अच्छे से सब कुछ समझते हैं। देखिए उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में एक झील है, सतोपत झील है उत्तराखंड में। जानते हैं गंगा नदी निकल बनने से पहले उसके देखिए पूरा चीजों को समझिए, कितना नदी है तब आगे गंगा बनती है। बहुत सारे नदियों से मिलकर गंगा नदी बनी हुई है। ये भारत है, ये क्या है? भारत। और भारत का उत्तराखंड राज्य आप देख रहे होंगे, कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ये देखिए उत्तराखंड है। देखिए उत्तराखंड में ना एक झील है, एक छोटा सा झील है, सतोपत झील। कौन सा झील है? सतोपत झील। और उत्तराखंड के जो सतोपत झील है, उसी सतोपत झील से जो है ना एक नदी बहती है ऐसे, ये क्या कहती है, एक ऐसे नदी बहती है। और ये जो नदी बहती है सतोपत झील से, इस नदी का नाम होता है अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या रहता है? अलकनंदा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। नदी का नाम क्या होता है? अलकनंदा। और ये सतोपत झील से निकलती है अलकनंदा नदी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा नदियों में जानते हैं बहुत सारी नदियां क्या होती है, आकर इसे मिलती है। समझ गए? इधर से इधर से इधर से बहुत सारी नदी क्या होती है, इसमें आकर मिलती है। और जब नदियां आपस में आकर मिलती है उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। आपको शुरू में ही बता दिया है कि दो नदियों का मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? प्रयाग। तो इसमें पंच प्रयाग, पांच गो नदी इसमें आकर मिलती है। ये जो मेन अलकनंदा नदी है ना, इसमें पांच गो नदी आकर मिलती है उत्तराखंड में ही, जिसे पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रयाग बताएंगे, जैसे अलकनंदा और ये नदियां मिलेगी तो कौन प्रयाग होगा, अलकनंदा और दूसरी नदी मिलेगी तो कौन सा प्रयाग होगा, सब कुछ हम लोग अच्छे से जानेंगे। और अंत में जो मिलती है ना, अंत में जो मिलती है नदी, उसके बाद से ये गंगा बनती है, तब ऐसे बहते जाती है। तो आइए इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम बताते हैं, एक व्हाइट पे इस पे बताते हैं, तब जाके समझ में आएगा। समझिएगा ये पूरा उत्तराखंड है, पूरा जो डिजिटल बोर्ड है उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के जो है सतोपत झील से निकलती है अलकनंदा नदी। ये समझिएगा ना, अलकनंदा नदी कौन सी नदी है? अलकनंदा। और अलकनंदा जो है कहां से निकलती है? सतोपत झील से। उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पड़ता है। बद्रीनाथ के सतोपत झील से निकलती है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ के सतोपत झील से निकलती है। और इस नदी का नाम पूछिएगा तो हो जाएगा अलकनंदा। ये जो बड़ी मेन नदी है इसका नाम क्या है जी? अलकनंदा, अलकनंदा। इसका अलकनंदा नाम है, समझ गए ना? अब इस अलकनंदा नदी में बहुत सारी नदियां क्या होती है, आकर मिलती है। जैसे एक नदी की बात करें, एक नदी इसमें आकर मिलती है, सीक्वेंस में लिखा देंगे सही रहेगा। हाँ, एक नदी इसमें आकर मिलती है, धौली गंगा। कौन सी मिलती है? धौली गंगा। इसमें एक नदी इधर से बहते हुए आती है और इसमें आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इस नदी का नाम हो जाएगा धौली गंगा। नदी का नाम क्या होगा? धौली गंगा। धौली गंगा आकर मेन अलकनंदा में मिल जाती है। और जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो जानते हैं इस प्रयाग को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रयाग को कहा जाता है, इस प्रयाग को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। यही सवाल पूछता है, सवाल आपसे सीधे पूछेगा। अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा में धौली गंगा जब मिल जाती है
तो उस प्रयाग को क्या कहते हैं, उस मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। और ये प्रयाग कैसे होता है, इस फोटो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम एक तस्वीर आपको दिखाए थे, कल के क्लास में शायद दिखाए थे। दो नदी जब आपस में मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं। और जो दृश्य की बात कीजिएगा ना, लगभग सबका ऐसा ही दृश्य है। कैसा दृश्य है, ऐसा। और ये वाला जो नदियां है ना, यही वाला नदियां मेन है, और यही अलकनंदा नदी है। ये कौन है, अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी का पानी बड़ी साफ है। और इसी मेन अलकनंदा नदी में क्या होती है, बहुत सारी नदियां जाकर उसमें मिलते रहती है। अब बताइए, जो नदियां मिलेगी तो उसको एक अलग प्रयाग से कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। और सभी नदियों का संगम को एक तो नाम से नहीं जाना जा सकता है, अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा। तो अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है, उस प्रयाग को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। आप हमारे साथ एक ऐसा मैप बनाइए, ऐसा ही, और इसको क्या कीजिए, लिखिए। ऐसा बना सकते हैं कि एक दूसरे मेथड से हम बता दें, रटना पड़ेगा फिर। ऐसे बनाइएगा तो मैप में रहेगा। ऐसे बना सकते हैं ना जी, बनाइए, तब बनाइए, फटाक देना। थोड़ा फास्ट बनाइएगा, समय का बड़ी कीमत है। चलिए, हो गया। अरे खींच देना है, तुरंत खींच के तुरंत लिख दीजिए महाराज। हो गया। चलिए, आइए देखते हैं आगे। देखिए, धौली गंगा के नीचे एक और नदी बहती है जो जाके इसमें मिलती है। उसका नाम हो जाएगा नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, ये भी नदी है, ठीक है। तो नंदाकिनी नदी भी क्या होती है, इसे बहते बहते आती है और आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। और नंदाकिनी नदी जहां पे मिलती है ना, उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। तो नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है, उस संगम को क्या कहा जाता है, नंद प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंद प्रयाग। याद रहेगा ना जी, आप भी हमारे साथ लिखिए। फिर से नंदाकिनी के बाद अगर बात करें आगे, नंदाकिनी के बाद एक और नदी निकलती है, पिंडार। ये कौन सी नदी निकलती है, पिंडार। और पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है, पिंडार, पिंडार नदी जब ऐसे बहते 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 आती है, सीधे आके अलकनंदा में मिल जाती है। पिंडार नदी जब अलकनंदा में आकर मिलती है, इसको जानते हैं, इसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। इसको क्या कहा जाता है, कर्ण प्रयाग। इसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। पिंडार जब मिलती है अलकनंदा में, इसको क्या कहा जाता है, कर्ण प्रयाग कहा जाता है। याद रखिएगा, पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो कर्ण प्रयाग, ठीक है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और नदी जाकर मिलती है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, देखिए ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, अलग अलग नदी है। मंदाकिनी जब आकर मिलती है सीधे ना अलकनंदा में, जब मंदाकिनी मिलती है तो इस संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। इस संगम को क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। रुद्र प्रयाग, इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा, जब मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, इसको क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। याद रखना है। और एक लास्ट नदी इसमें आकर मिलती है, भागीरथी।
इस नदी का आप जरूर नाम सुने होंगे। भागीरथी जो नदी है ना, ये आके अंतिम तौर पे क्या हो जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। और अंतिम तौर पे जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है, इसी प्रयाग को कहा जाता है देव प्रयाग। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है देव प्रयाग। लिख देते हैं यहाँ पे देव प्रयाग, देव प्रयाग। और इसके बाद से क्या है, इसके बाद से ये नदियां बनकर जो है ना गंगा के नाम से निकलती है। किसके नाम से निकलती है, गंगा के नाम से निकलती है। तो जो गंगा नदी है, ये गंगा जो नदी है, गंगा नदी से पहले देख रहे हैं ना कितना नदियां इसमें आकर मिल रही है, और मेन कौन सी नदी है, देख लिए कि नहीं देख लिए। तो गंगा नदी बनने से पहले देखिए कितना सारा नदी है। इसको आप लिखिए और इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये सब सवाल क्या होता है, पेपर में आता है, बहुत सारा पूछता है ये सब सवाल। कल आपका ऐतिहासिक टेस्ट होने वाला है, सब कोई आइए टेस्ट में। दीदी जी लोग आप लोग को आना है टेस्ट में, और भाई जी लोग आप लोग को भी आना है। जो लोग टेस्ट में नहीं आएंगे फिर समझिए मतलब कि स्थिति खराब है आपका। जो युद्ध से डरेगा युद्ध थोड़े जीत सकता है, युद्ध वो नहीं जीत सकता है। तो जीतना आप आपके बस में है। क्या अब हारना चाहते कि जीतना चाहते हैं। भरत तिवारी का नाम सुने हैं, उनको सरकार की तरफ से शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि अंदर उनके अंदर जो जुनून था ना देश में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, आज के जमाने में शायद ही किसी के अंदर जुनून है। समझ गए ना, उनका हमारे दिमाग में रोज एक बार आ जाता है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति आजकल मतलब ना के बराबर मतलब जन्म लेता है। ठीक है, तो ये पंच प्रयाग के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंच प्रयाग देखिए 5 को हो गया होगा, 1 2 3 4 5। तो गंगा में जो 5 नदियां मिलती है उसको क्या कहा जाता है, पंच प्रयाग। क्या कहा जाता है, पंच प्रयाग कहा जाता है। समझ गए। इस पूरे मैप को अपने कॉपी पे लिखे हैं, बनाए हैं ना। आगे आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा ना जी, बता देना है। ठीक है, चलिए आइए इसको याद करा देते हैं, उसके बाद ओवर करते हैं क्लास को। बताइएगा, अलकनंदा जो नदी है उत्तराखंड के कहां से निकलती है, बद्रीनाथ के सतोपत झील से। उत्तराखंड के बद्रीनाथ जो है ना उसी के सतोपत झील से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा जो नदी है ये मेन नदी है, बड़ी साफ सुथरी नदी है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस तस्वीर में देखिए, कहाँ गए, अभी एक तस्वीर लगाए थे, हाँ इसमें देखिए, ये वाला जो नदी है ना यही अलकनंदा मेन नदी है। और खैर ये भागीरथी है, और यहीं से वो गंगा के नाम से जानी जाती है। समझ गए। तो देखिए एक बात हम आपको बता दी, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं ना तो इतना पतला दिख रहा है, पतला इतना नहीं है, ड्रोन से इस फोटो को लिया गया इसलिए ये इतना पतला दिख रहा है, ये बहुत चौड़ी है। समझ गए। तो अलकनंदा ये मेन नदी है, और इसी में बहुत सारी नदियां जाकर मिलती है जिसे प्रयाग कहते हैं। और अलग अलग प्रयागों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि बात करें अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो क्या कहते हैं, ये ना होगा ऊपर वाला, विष्णु प्रयाग। इसका एक ट्रिक बता दे, समझिए ट्रिक क्या है। देखिए विष्णु भगवान हो या राम जी हो या कृष्ण भगवान हो, ये तीनों लोग एक ही, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जब जेल में जन्म कृष्ण भगवान का हुआ था तो उनके पिता शायद वासुदेव थे कि कौन थे जी, वासुदेव ही थे। वो लेके जा रहे थे टोकरी में, तो जब टोकरी में लेके जा रहे थे तो जानते हैं वहां पे जो नदी थी, यमुना नदी शायद था कि गंगा था, यमुना था। तो वहां पे यमुना नदी ना उनका पैर धोना चाहती थी, तो धौली से थोड़ा सा याद रखिएगा, धौली से क्या रखना है, धोने की बात कर रहा है, यानी गंगा नदी धौली, यानी गंगा नदी धोना चाहती थी किसका पैर जी, विष्णु भगवान का। तो विष्णु प्रयाग से धौली गंगा ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नंदाकिनी में खुद नंद छुपा हुआ है, छुपा है कि ना छुपा है। नंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा में तो कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। और पिंडार नदी जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी जब मिलती है तो रुद्र प्रयाग। और भागीरथी जब मिलती है तो देव प्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम को देव प्रयाग कहते हैं। और यहीं से नदियां किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा जो नदी है देख रहे हैं ना,
गंगा नदी, गंगा बनने में कितनी नदियों का सहयोग रहा है, तब जाके ये गंगा नदी होती है। और ऐसे थोड़े ना कहा जाता है कि गंगा में नहा लेने से पाप धुल जाते हैं, तो उसके पीछे इन नदियों का भी सहयोग है। लेकिन जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, अब उनको तो पता ही नहीं है कि भाई ये कौन कौन सी नदी है जो गंगा को गंगा बनाने में मदद की है, पता है। इसीलिए अशिक्षित और शिक्षित में ये अंतर दिखलाता है कि जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना, वो जड़ तक से अंतिम तक चीजों को जानता है, और जो लोग नहीं पढ़ा लिखा होता है ऊपर ऊपर चीजों को बतियाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आशा करते हैं इस क्लास को आप समझे होंगे। आइए मिलते हैं अगले क्लास में, कोई डाउट? हाँ, इसके बाद मैथ का क्लास चलेगा। और एक बात सुन लीजिए, आप डेली बेसिस पे घर पे पढ़ाई करते हैं कि नहीं? आज जो हम आपको समझाए हैं, जो बताए हैं, उसको घर पे जाके एक बार जबरदस्ती पढ़ना है। पढ़ने को मन नहीं करता होगा, लेकिन जबरदस्ती पढ़ना है। इस शब्द को हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।